हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सब हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीतिकाल, इसका अध्ययन करेंगे। जानेंगे रीतिकाल क्या होता है और इसकी अलग अलग विशेषताएं क्या क्या हैं। और ये इसका पहला भाग होगा क्योंकि काफ़ी सारी विशेषताएं हैं इसकी, तो एक क्लास में संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2 क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए पहले देखते हैं, रीतिकाल को समझते हैं। हिंदी में रीतिकाल का प्रयोग साधारण लक्षण पंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में विभिन्न भागों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। हम लोग जब साहित्य की बात करते हैं तो बहुत सारे काल के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आदिकाल, भक्तिकाल, इस प्रकार से ही रीतिकाल भी है। और रीतिकाल में विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है। यहाँ पर ये सभी कालों से अलग है और ये विशेषता है कि इसमें विभिन्न अंगों के लक्षण को उदाहरण सहित बताया गया है काव्य रूप में। और इस जो लक्षण का ये जो काव्य का जो ग्रंथ है जिसमें ऐसे कविताएं रची गईं या लिखी गईं उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। रीतिकाल के कवि वे व्यक्ति थे जिनकी साहित्यिक अभिरुचि पैतृक परंपरा के रूप में प्राप्त थी। काव्य कर्तव्य मर्म था। ये निम्न वर्ग के वे लोग थे जो अपनी काव्य कला के द्वारा ऐसे राजाओं या रईसों का आश्रय ढूंढ लेते थे जिनकी सहायता से इनकी काव्य साधना चलती थी। कविता इन कवियों के लिए ललित कला की तरह थी जिसके द्वारा ये अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इस काल में कला को शुद्ध रूप में ग्रहण किया गया। ज़्यादातर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक काल ऐसा भी था जहाँ पर कवि दरबारी हुआ करते थे। दरबार में कवियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो राजा जिनके दरबार में वो कवि होते थे उनके बारे में लिखेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखेंगे। भले ही वो अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा बना चढ़ा कर लिखना उनकी मजबूरी भी होता था और उनका काम भी होता था। तो जो सामान्य उस समय में जो सामान्य वर्ग के लोग होते थे वो ऐसे ही राजाओं या ऐसे रईस लोगों को ढूंढते थे जिनका वो बखान करते थे कविता के रूप में और उनका अपना जीवन निर्वाह होता था। तो ये कवि होते थे ऐसे, और ये कविता जो बखान के रूप में करते थे या बहुत सारे अंगों का उदाहरण सहित लक्षण प्रस्तुत करने में बहुत सारी बातों को काव्य रूप में संकलित करते थे, तो ये उनकी खास विशेषता होती थी। ये ललित कला के रूप में भी इसे प्रकट करते थे अपनी इस विशेषता को दिखाने के लिए कि वो उस राजा के बारे में कितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं या जो वो सुनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यही उनका मुख्य प्रदर्शन करने का तरीका होता था रीतिकाल का। उस वक्त की रीति ऐसी हो गई थी कि अपनी बड़ाई सुनना राजा को अच्छा लगता था और ऐसे ही कवियों को वो रखते थे। या कुछ वैसे निम्न वर्ग के लोग जो कुछ काव्य कर पाते थे वो इस काम को करते थे और जीवन निर्वाह अपना करते थे। इस काल में कला को शुद्ध रूप में ग्रहण किया गया क्योंकि उन्हें मौलिक रूप से सोच के बना चढ़ा के लिखना पड़ता था। तो इस तरह से अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि कविता लिखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि किस प्रकार से लिखें बना करके। तो ये एक उनका अपना एक बहुत मौलिक रूप हो जाता था। तो ये कविता का रूप हो गया उनके लिए। जो नए कवि आते थे या जो वैसे लोग जो कविता करने लगते थे और धीरे धीरे बहुत प्रखर हो जाते थे, पंडित हो जाते थे और वो ऐसा शो भी करते थे कि उन्होंने बहुत कुछ जान लिया है। तो ये हम लोगों ने संक्षिप्त में रीतिकाल के बारे में जाना, रीतिकाल में क्या होता था ये जाना। बहुत सारी
किताबों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन किताबी भाषा में अगर हम उसे लिखते हैं अपने आंसर को, तो प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे। तो मैंने समझने के बाद अपनी भाषा में इसे लिखा है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेषताएं क्या क्या है। रीति निरूपण या आचारत्व, जो ये कविता उस वक्त की रची गई, उस वक्त में ये गुण विशेष रूप से था कि उस रीति का निरूपण किस प्रकार से हो, या वो लिखने में वो आचारत्व यानी बहुत ज्यादा प्रखरता, एकदम बहुत ज्यादा ज्ञान, ये कैसा हो, या फिर ये होना चाहिए। तो ये एक विशेषता थी कि जो उनकी कविता होती थी उसमें बहुत ज्यादा, बहुत शिखर तक उनका प्रभाव पड़े। रीति निरूपण की दृष्टि से अगर विचार करें, तो विचार करने पर रीति निरूपण की दृष्टि से विचार करने पर इन कवियों में स्वतंत्र अंतः प्रवृत्तियां सहज ही लक्षित होती है। कवियों का एक वर्ग तो ऐसा था जिन्हें लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। ये कवि वैसे उद्देश्यों को सामने रख कर चलते थे जिनमें प्रमुख या सरल काव्यों की रचना करना, दूसरा शौकीन मिजाज राजा रईसों और रसिक नागरिकों को काव्यांगों का साधारण ज्ञान कराना होता था। इसके अलावे पांडित्य का भी प्रदर्शन करते थे। देखिए, जो रचनाएं करते थे, जो लोग कवि बन जाते थे उस वक्त और रचना करते थे, तो वो उनमें खास बात ये होती थी कि वो अपने आप से सोचकर ऐसी रचनाओं को कर देते थे जिसमें कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो गया। अर्थात जैसे कि सौंदर्य बहुत प्रधान तत्व था इस वक्त में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो नारी का हो, प्रकृति का हो, तो उसमें एक एक अंग के लक्षण को बहुत ज्यादा बना के चढ़ा के लिखना, जो कि आज सामने वाले उनके राजा या उनके रईस मित्र या वैसे नागरिक जो रसिक प्रवृत्ति के होते थे, कम वासना में लिप्त नागरिक होते थे और उन्हें ये सब कुछ बहुत पसंद होता था, तो उन्हें जो अच्छा लगता था उस तरह से ये कविताओं का निर्माण करते थे। और जब वो वाह करते या फिर उनकी वाहवाही इन कवियों को मिलती थी, तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा पंडित हो चुके हैं, इन्होंने बहुत ही पांडित्य का प्रदर्शन किया है, इनकी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। अब ये कविता जो पसंद की जाती थी, इसमें निरूपण की, दिखाने की जो शैली होती थी वो 3 तरह की थी, और तीनों तरह के कवि भी थे, जो अलग अलग शैलियां थी उस प्रकार के कवि भी थे। उनका भी बहुत प्रमुख स्थान रहा है, उनके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो इसका शैली है, या पहली जो शैली है, वो काव्य प्रकाश के निरूपण वाली शैली है। काव्य प्रकाश के निरूपण, इसमें काव्य के सभी अंगों को थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला गया। जो कविता की जाती थी, इसमें कविता में हर एक भाग पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ता था। जिस भी विषय के ऊपर कविता लिखी गई है, चाहे प्रकृति हो, राजा हो, रईस हो, नारी हो, इस प्रकार से तो हर पर प्रकाश पड़ता था। और ऐसे जो प्रथम श्रेणी के कवि थे, उनका रचनाएं कौन कौन सी थी? तो कवि थे चिंतामणि, इन्होंने रचना की थी। कवि कुल कल्पतरु आमीर दास की जो रचना थी वो थी श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। और इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो बहुत सारा उदाहरण नहीं देते, 2 या 3 या मैक्सिमम 4, जो आप जितना याद कर सके उतना ही लिखें, लेकिन जो लिखें वो सही लिखें। तो इस प्रकार से पहली श्रेणी या पहली जो शैली है, उसमें खास बात क्या थी वो हम लोगों ने देखा कि काव्य प्रकाश का निरूपण होता था, और काव्य में
हर अंक के ऊपर प्रकाश डाला जाता था। और ऐसे कवि कौन थे इस श्रेणी के? चिंतामणि थे, अमीरदास थे। और इनकी रचनाएं भी हम लोगों ने देखी कि कवि कुल, कल्पतरु इस प्रकार की थी। और अमीरदास की रचना थी श्री कृष्ण साहित्य सिंधु आदि। द्वितीय जो श्रेणी आती है वो श्रृंगार तिलक, रस मंजरी आदि श्रृंगारमयी नायिका भेद वाली शैली का वर्णन होता है। तो दूसरी जो शैली है वो श्रृंगार की शैली हम लोग कह सकते हैं, जिसमें एक नायिका होती है और नायिका के श्रृंगार के बारे में बहुत ज़्यादा बखान किया जाता है। तो रस मंजरी आदि इस प्रकार के उदाहरण हम लोगों को देखने को काव्य के रूप में मिले हैं। और श्रृंगार ही इसका मुख्य रस भी श्रृंगार विषय रहा है इस शैली का। केशव की रसिक प्रिया, मतीराम का रसराज आदि कुछ उदाहरण हैं इस शैली के काव्य के। तीसरी जो शैली है वो चंद्रलोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण की शैली है, जिसमें अलंकारों का लक्षण और उदाहरण है। बिल्कुल स्वर्ग तुल्य शैली चंद्रलोक की शैली, जिसमें कि स्वर्गलोक के अप्सराओं का, देवी देवताओं को लक्ष्य में रख करके उस हिसाब से रचना की गई है। तो इसमें कवींद्र का रस, चंद्रोदय आदि महत्वपूर्ण है। वास्तव में रीतिकाल की जो रचना है वो पद्धति तर्क सिद्ध ना होकर रंग सिद्ध है। रंग सिद्ध का मतलब है कि वह उस रंग में रंगी हुई है या उस तरह से ही लिखी है जैसा कि जो सुनने वाला है वो चाह रहा है। तार्किक नहीं होती थी। जो भी काव्य है उसमें तर्क का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छी से अच्छी कर्णप्रिय बातों को रखना और लिखना ही महत्वपूर्ण होता था। तो ऐसी बातें सत्य नहीं होती, तार्किक नहीं होती। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि रीतिकाल की रचना में तर्क का कोई लेना देना नहीं होता था। बस जो सुनना अच्छा लगता था, जो रंग सिद्ध होते थे, वैसी रचना होती थी। श्रृंगार की बहुत प्रधानता थी। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति का सुंदर समन्वय इस काव्य में रहता था। तो इसका हम लोग इसे चरम भी कह सकते हैं कि सुंदरता समन्वय का बहुत ज़्यादा इसमें था समन्वय काव्य में। नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण रीतिकाल में काम वृत्ति को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसी रचनाएं की जा सकती थी जो सामान्य तौर पर सामाजिक दृष्टि से सही ना हो, लेकिन उन्हें उस वक्त ऐसा लिखने की, ऐसी रचना करने की पूरी आज़ादी थी, पूरी स्वतंत्रता थी। तो इस वजह से वो लोग बिल्कुल मुक्त स्वभाव से कुछ भी लिखते थे। अश्लील से अश्लील शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन कोई भी उसमें प्रतिबंध नहीं होता था। इस वजह से इस युग की श्रृंगारिकता में घुमकड़न या मानसिक छलना नहीं माना जाता था, जो कि ऐसी बात है, लेकिन उस वक्त ये नहीं माना जाता था। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह में सौंदर्य के बारीक संकेत को पकड़ सकती थी। वहीं मतीराम, देव, पद्माकर आदि कवि की कविता संपूर्ण चेतना के जैसे रूप में ही केंद्रित आनंद का पान करके उत्सव मनाते थे। तो दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। बिहारी की कविताओं को भी हम लोगों ने पढ़ा है, और देव, मतीराम आदि पद्माकर के जो ग्रंथ होते थे उनमें भी जो रचनाएं हैं उसमें भी बहुत उसमें अंतर है, सोच का अंतर है, लिखने का अंतर है। और ये आनंद का पान करके जो उत्सव मनाने वाली बात होती है कि वो अपना लिखने में इतना मगन हो जाते थे कि तर्क का कोई महत्व नहीं होता, तो वो उसमें ही रम करके अपनी कविताओं की रचना करते थे। तो बहुत सारा अंतर भी है सोच समझ में अलग अलग कवियों के बीच में, लेकिन फिर भी रचनाएं लगभग एक जैसी ही होती थी, लिखने का ढंग एक जैसा ही होता था। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि रीतिकाल में जीवन दर्शन कैसा था, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आज की क्लास में मैं नहीं बता रही, आप लोगों को दूसरे भाग में बताऊंगी, और दूसरे भाग में ही ये कंप्लीट हो जाएगा रीतिकाल की विभिन्न विशेषताएं। क्योंकि मैंने जो 2 विशेषताएं आप लोगों को बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आधार हैं
रीतिकाल का, तो ये जानना बहुत आवश्यक था। तभी इसके बाद की सारी जो विशेषताएं हैं या जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दूसरे इसके भाग में हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। क्लास के बारे में आप लोग अपने विचार मुझे अवश्य दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।